गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः फिर चैप्टर 2 हिस्ट्री, नए राज और उनके राज्य 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच जो घटनाएं घटी उसके संबंध में आज हम फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। कल जो है पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो बनाए थे जो आपने देखे होंगे। आज हम पार्ट 2 वीडियो डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक्स पे। आज का जो टॉपिक्स है वह है राजपूत राज्यों का प्रशासन। जो राजपूत राजा हुए, ठीक है, भारत में जो राजपूत राजा हुए उनके राज्य में जो प्रशासन था उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि लिखा गया है, राजपूतों में राजतंत्रीय शासन पद्धति प्रचलित थी। राजा का पद पैतृक यानी वंशानुगत होता था। उस समय जो है, ठीक है, राजा के ही वंशज जो है वो राजकाज करते थे। अनेक राजपूत राजाओं ने ऊंची ऊंची उपाधि धारण की थी, जैसे कि महाराजाधिराज, जिन्हें राजाओं का राजा, महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा को कहा गया है, या त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों लोकों का स्वामी आदि। किंतु वास्तव में राजा की शक्तियां काफी सीमित थी। उस समय जो थी राजा की जो शक्तियां थी वो एक सीमित में थी, ठीक है। जिनके 3 कारण थे। सीमित जो राजा की शक्तियां थी, सीमित होने के 3 कारण आते हैं। पहला है प्रथम यहाँ पर बताया गया है, प्रथम जो आते हैं, राजा अपने जागीरदारी या सामंतों पर निर्भर था। यानी पहला बताया कि जो भी राजा था वो किस पर निर्भर था? सामंतों पर निर्भर था, जो अपने पास सेना रखते थे और युद्ध की स्थिति में राजा को सैनिक सेवा उपलब्ध कराते थे। दूसरे, उसे कुछ निर्धारित नियमों और परंपराओं के अनुसार अपना शासन चलाना पड़ता था। यानी जो राजा की बात कहा गया है, ठीक है, कि राजा की जो शक्तियां थी एक सीमित थी। सीमित होने के 3 कारण बताए गए। प्रथम बताया गया है कि राजा अपने जागीरदारी या सामंतों पर निर्भर था, ठीक है, जो अपने पास सेना रखते थे। जो भी सेना का रख रखाव था, ठीक है, उनके जागीरदारी सामंतों पर निर्भर करता था। और युद्ध की स्थिति में राजा को सैनिक सेवा उपलब्ध भी कराते थे कौन? सामंत। दूसरी बात बताई गई है कि उसे कुछ निर्धारित नियमों और परंपराओं के अनुसार अपना शासन चलाना पड़ता था। यानी दूसरा नियम यह था कि राजा अपना मनमानी नहीं कर सकता था, उसे भी कुछ नियमों से बंधे हुए होते थे। तीसरे, विद्वान ब्राह्मण तथा किसान और व्यापारियों के संघ राजा को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देते थे। कहता है, तीसरी बात आती है, विद्वान ब्राह्मण और किसान और व्यापारी के संघ है, ठीक है, राजा को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देते थे। अब आती है उस समय के आय की स्रोत, राज्य की आय के स्रोत है। यानी राज्य में जो भी धन दौलत आती थी उनके स्रोत क्या थे उस समय, ठीक है। तो बताया गया है राज्य की आय के अनेक स्रोत थे। उस समय जो है राज्य में जो है आय यानी इनकम के कई सारे स्रोत बताए गए हैं। पहला था किसानों से प्राप्त लगान। पहला आता है कि किसानों पर आय लगाया गया था, कर जिसको कहते हैं। तो वहां से कर से पैसे आते जिसको लगान कहा गया है। दूसरा, सड़क मार्ग से या नावों और जहाजों द्वारा माल की ढुलाई पर कर। कोई भी जब वह जो है सड़क मार्ग से या नाव या जहाज से जब माल ढुलाई करते थे तो उनको भी
गवर्नमेंट को, यानी वहाँ के राजा जो होते थे, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, उस समय किंग होते थे, राजा, तो राजा को जो है उसके लिए कर देना पड़ता था। तीसरा, खानों से निकाले गए खनिज पदार्थ, और चौथा, पशुपालकों व दस्तकार से प्राप्त कर, यानी अगर कोई खान है तो खान से जो खनिज निकलता है तो उस पर भी कर था, ठीक है, टैक्स। और जो पशु पालते थे, दस्तकारे थे, उन पर भी टैक्स लगा हुआ था। लगान प्राय कुछ कुल उपज का 6वां भाग होता था, और किसानों से जो प्राप्त होते थे वह कहा गया है कुल उपज का, यानी जितना भी उपज हुआ उसका 6वां भाग जो होगा वो राजा के पास चला जाएगा। ठीक है, हमें अन्य करों की दर के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर बताया गया है, जो राइटर्स हैं वो बता रहे हैं कि उस समय और ज़्यादा कर के विषय में जानकारी नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ देखिए कि राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय की मध्य, यानी राज्य द्वारा जो राज्य में पैसा आया उसको व्यय यानी खर्च करने के तरीके क्या थे। तो विभिन्न स्रोतों से जुटाए गए धन का उपयोग राज परिवार के भरण पोषण तथा मंदिरों और दुर्गों को बनाने पर किया जाता था। कहा गया जो भी कर यानी टैक्स से पैसे आते थे उनको राजा जो है अपने परिवार, ठीक है, राज्य परिवार, भरण पोषण, ये खान पान जो भी हुआ, मंदिर निर्माण, दुर्ग बनवाने का उपयोग किया जाता था। धन का उपयोग युद्ध के लिए भी किया जाता था। धन का जो उपयोग है वह युद्ध के लिए भी किया जाता था, क्योंकि राजपूत राजा सदा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। आमतौर पर हारे हुए राजा की संपत्ति जीते हुए राजा द्वारा लूट ली जाती थी। बहुत अजीब उस समय की थी। कहा गया है कि राजपूत सदा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और आमतौर पर हारे हुए राजा की संपत्ति, जो राजा हार जाता था उसकी संपत्ति, ठीक है, वह राजा के द्वारा लूट ली जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं आर्थिक स्थिति, शिक्षा, धर्म, वास्तुकला और समाज। यानी उस समय के, यानी 700 से 1200 ईस्वी तक के जो काल रहा उसमें देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, शिक्षा क्या थी, धर्म और वास्तुकला और उस समय का समाज कैसा था, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आर्थिक स्थिति पहली बात आती है। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उस समय का मुख्य जो व्यवसाय था क्या था, कृषि था। लोगों को अनेक प्रकार की दस्तकारी से भी निपुणता हासिल थी। भारतीय दस्तकार, जिसको शिल्पी कहा गया है, रेशमी, सूती और ऊनी कपड़ों को बुनने में अधिक निपुण थे। उन्हें बढ़ईगिरी और धातु कर्म का भी काम काफ़ी अच्छा ज्ञान था। अधिकांश भूमि चूंकि जागीरदारों या सामंतों के बीच बटी होती थी, इसीलिए राजाओं को राजस्व की हानि उठानी पड़ती थी। राजस्व की कमी के कारण राजा एक विशाल स्थायी सेना नहीं रख पाता था, जिससे युद्ध की स्थिति में उसे अपने सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत का पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। भारत से मुख्य रूप से मसालों, धातु से बनी वस्तुएं, लकड़ी का सामान, बहुमूल्य पत्थरों, रेशमी, सूती और ऊनी वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। भारत में अरब से अच्छे नस्ल के घोड़े मंगवाए जाते थे। धन का वितरण असमान था। वास्तव में धन केवल कुछ ही लोगों के पास थे। नेक्स्ट है शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान। केवल ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों को ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उस समय की जो बताई गई है उसमें बताया गया है कि शिक्षा जो है वह ब्राह्मण और उच्च जाति के लोगों को ही प्राप्त करने का अधिकार था। विद्यालय मंदिरों और मठों में चलाए जाते थे। मुख्य रूप से गणित, व्याकरण, दर्शन और धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला
प्रारंभिक मध्यकाल के अत्यधिक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। कहा गया है उस समय के विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला प्रारंभिक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। इस काल में कल्हण ने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी की रचना की। इसे प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का एक विश्वसनीय इतिहास माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ पर है कि कल्हण ने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी की रचना की। ठीक है। उसके बाद धर्म की बात कर लिया जाए। इस काल में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, यानी इस काल में जो है बौद्ध धर्म का क्या होने लगा, पतन होने लगा। इस काल के अधिकांश राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे शिव, विष्णु और शक्ति देवी की पूजा करते थे, परंतु ये सभी राजा अन्य सभी धर्मों के प्रति काफ़ी सहिष्णु रखे। दक्षिण भारत में अलवार, जिसको वैष्णव संत और नयार यानी शैव संतों द्वारा शुरू किए गए भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में भी प्रचार हुआ। उसके बाद आते हैं वास्तुकला। पूर्वी भारत अर्थात बंगाल और बिहार में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बनी हुई थी। पश्चिमी भारत के व्यापारिक वर्गों में जैसे जैन धर्म लोकप्रिय हुआ। माउंट आबू स्थित जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा के मंदिरों को सुंदर मूर्तियों और नक्काशियों से सजाया गया। श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, में गोमेतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति लगभग 983 ईस्वी में बनाई गई। यहाँ चित्र में दिया गया है। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर और कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर इस काल की वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद आते हैं समाज। जाति प्रथा धीरे धीरे कठोर होती गई, किंतु भारत में बसने वाले विदेशियों को हिंदू धर्म अपनाने की छूट थी। वे धीरे धीरे समाज में घुलते मिलते भी रहे। इस काल में कुछ ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत व्यवसाय छोड़कर शस्त्र धारण कर लिया, जबकि कुछ क्षत्रिय लोग व्यापारी वर्गों में शामिल हो गए। गुर्जर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र जो मूलतः ब्राह्मण था, बाद में क्षत्रिय बन गया, किंतु कुल मिलाकर ब्राह्मण एक धनी और शक्तिशाली जाति थी। अनेक ब्राह्मणों को राजा द्वारा दान में भूमि दी जाती थी। ऊंची जाति की महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। वे प्रशासन और सामाजिक जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इस काल में स्वयंवर यानी पति का चुनाव स्वयं करने की प्रथा प्रचलित थी। ऊंची जाति के अनेक पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते थे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।